सर्बिया के घने जंगलों में माफिया का राज था। चारों तरफ सुरक्षा के लिए जवान तैनात थे और हवा में एक अनकही दहशत फैली हुई थी। आज की रात दो देशों के बीच एक ऐसी डील होने जा रही थी जो अगर पूरी हो जाती तो दुनिया का संतुलन हिल सकता था। ये डील थी एक घातक वेपन की, इतना शक्तिशाली कि अगर गलत हाथों में चला जाता तो लाखों जिंदगियों पर संकट आ सकता था। डील करने वाले दो लोग थे, यूरोपोल के पुलिस चीफ और अपराधी निकोलस डियो। जंगल के बीचों बीच एक गुप्त स्थान जहाँ चारों तरफ हथियारबंद गार्ड्स मौजूद थे। रात का अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा था। निकोलस डियो आता है, सामने पुलिस चीफ उसका इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच सौदे की बातचीत शुरू होती है और कुछ ही मिनटों में डील पक्की हो जाती है। लेकिन तभी जंगलों के अंधेरे रास्ते से एक रहस्यमयी शख्स अंदर दाखिल होता है। निकोलस डियो गुस्से में कहता है, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। वह शख्स हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं जानता हूँ। तभी वह शख्स चीफ की ओर देखता है और कहता है, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, क्योंकि मैं किसी गलत आदमी को नहीं मरता। निकोलस डियो कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह शख्स दोनों पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में दोनों जमीन पर पड़े होते हैं। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज उठती है। सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। जवान इधर उधर दौड़ने लगते हैं। लेकिन वह रहस्यमयी शख्स जो अभी अभी दोनों को खत्म करके निकला था, जंगल के संकरे रास्तों से भागता हुआ एक पुल तक पहुंचता है। लेकिन वहां भी उसे घेर लिया जाता है। दोनों तरफ से सशस्त्र गार्ड्स और ऊपर से हेलीकॉप्टर मी अंडोरा रहे थे। उसकी आंखों में डर नहीं था। वह बस मुस्कुराया और धीरे धीरे कहा, जब तक तुम्हारे अंदर जीतने का विश्वास है तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अंतिम दांव जैसे ही गार्ड्स ने उसे पकड़ने के लिए बंदूकें तानी, वह फुर्ती से पुल से नीचे उछल गया। सीधे नदी के तेज बहाव में आसमान में हेलीकॉप्टर उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन वह आदमी गायब हो चुका था। रिपोर्ट सर, खबर मिली है जंगल में प्राइवेट आर्मी और एक अनजान शख्स के बीच घमासान लड़ाई हुई है। उस लड़ाई में यूरोपोल सुब्रामण्यम की मौत हो गई है, लेकिन वह वहाँ क्यों गया था ये पता नहीं चला। वेपन कैमरे की फुटेज से ये जानने की कोशिश की जा रही है ये शख्स कौन था। कि कहते हैं फुटेज रिवाइंड करो, चीते की तरह दौड़ता है, बिल्कुल इसका फाइटिंग स्टाइल देखो, आर्मी की तरह लड़ता है। ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये हम में से ही कोई एक है। इसकी फोटो इसके एज ग्रुप में सेंड करो, पता करो ये कौन है। फुटेज सेंड होते ही सबकी जुबान पर एक ही नाम था, एके को ढूंढने के लिए सारे मिलिट्री ऑफिसर्स प्लान बनाते हैं। चीफ उस बुक को सर्च करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं हम 12वें पेज पर पहुंचने से पहले ही अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। तभी उसका दोस्त आर्यन आ जाता है और कहता है 12वें पेज तक जाने की जरूरत नहीं, ये दूसरे पेज पर देखो, यह है फील्ड कमांडर मिस्टर अजय कुमार। यह जिसे ढूंढना चाहे ढूंढता है, जिसे मारना चाहे ढूंढ कर मारता है। इसे अगर आप ढूंढना चाहे तो जब तक यह नहीं चाहेगा तब तक आप इसे ढूंढ नहीं सकते। चीते जैसी फुर्तीन रखने वाला एक 6 महीने पहले एक मिशन में हमें लगा अजय मारा गया। आर्यन उसे ढूंढने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने की बात करता है। तब चीफ कहते हैं तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हो तो ये काम तुम कर पाओगे। तो वह कहता है यस सर, उसने यूरोपोल के चीफ को मारकर जो गद्दारी की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक ऐसा व्यक्ति था जो दोस्तों का हमदर्द और दुश्मनों का काल। एक और आर्यन दो जिस्म एक जान थे। काउंटर स्क्वाड टेररिस्ट में दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। इन पांचों ने मिलकर ऐसे ऐसे मिशन कंप्लीट किए थे जो कोई नहीं कर सकता था। एक जिसे दुनिया की कोई भी गन चलाने में महारत हासिल थी। एक की शख्सियत एक कंप्यूटर गेम की तरह थी जिसे वह सोते जागते कभी भी खेल सकता था। 6 महीने पहले एके की बीवी अपने घर पर एक पार्टी रखती है। वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि सबके ऑर्डर लेना मुश्किल हो जाता है। ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे थे। एके की बीवी परेशान हो जाती है और अंदर जाकर शांति से बैठ जाती है। तभी वह सोचती है कि बाहर से आवाज आनी बंद कैसे हो गई। बाहर आकर देखती है कि सबके ऑर्डर कम्प्लीटली पहुंच रहे थे। वह समझ जाती है और अंदर जाकर ग्लास बजाने लगती है। उसकी ध्वनि सुनकर एके भी गिलास बजा देता है। फिर वह उससे मिलने के लिए किचन में जाती है। रागिनी सबको बोलती है जाओ तुम बाहर जाकर ऑर्डर लो, और एके को गले लगा लेती है। पार्टी में रागिनी से बोलने के लिए कहा जाता है। वह इतने अच्छे शब्दों में कहती है पति पत्नी का रिश्ता साथ रहकर निभाने ही नहीं बल्कि प्यार और विश्वास भी जरूरी है। तभी ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आता है और एके वहाँ पहुँचता है। पता चलता है कि 3 देशों में भूकंप आया है। जिन देशों में भूकंप आया था वहाँ भूकंप आने के कोई चांस नहीं थे। एक व्यक्ति कहता है यह आखिर हुआ कैसे। तब उसके साथी बताते हैं कि यह न्यूक्लियर बम जमीन में दबाए गए थे जिनकी कैपेसिटी बहुत पावरफुल है। इन्हें कहीं से भी ऑपरेट करके जमीन में भूकंप लाया जा सकता है। ये वेपन माफिया के कब्जे में है। इसका नाम नताशा है। इस वेपन का कोड इस पर था लेकिन अभी तक हम इसे ट्रेस नहीं कर पाए हैं। अगले 2 वेपन के कोड भी इसी के पास हैं। समझ नहीं आता इतनी छोटी लड़की माफिया के गैंग में कैसे पहुंच गई। अगर यह बात बाहर गई। एक फ्लाइट में बैठता है और अपनी बीवी के द्वारा दी गई चिट्ठी पढ़ता है। उसमें लिखा होता है आप पिता बनने वाले हैं। एक खुशी महसूस करता है। वह रूस रशिया पहुंचता है। वहाँ उसे असिस्ट करने के लिए एक व्यक्ति आता है जो वहाँ की हर एक जगह से परिचित होता है। वह उसे लेकर उस चौराहे पर जाता है जहाँ नताशा की लोकेशन बार बार दिखाई दी थी। एक उस व्यक्ति से पूछता है इस तरफ कोई एयरपोर्ट है या कोई माल। वह मना कर देता है। तभी एक एम्बुलेंस जाती हुई दिखाई देती है। एक पूछता है इधर कोई हॉस्पिटल है। उस व्यक्ति का जवाब होता है हाँ, दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ काउंटर पर बैठी नर्स से कहते हैं मुझे पूरा स्टाफ 20 मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम में चाहिए। वह इसे मैनेज कर देती है। पूरा स्टाफ एक साथ होता है। तभी एक सबको कंप्यूटर में वह फोटो 30 सेकंड तक देखने के लिए कहता है। फिर सबको जाने के लिए कहता है। बस एक डॉक्टर से कहता है आप रुकिए। एक डॉक्टर से बोलता है तुमने नताशा की प्लास्टिक सर्जरी की है। पहले डॉक्टर मना कर देता है। एक उसे खिड़की के पास ले जाता है और कहता है तुम्हारे पास 30 सेकंड है, बता दो नहीं तो ये 3 बिंदु देख रहे हो इन्हें तुम्हें खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा। डॉक्टर डर के मारे सच बता देता है लेकिन वह यह भी कहता है कि उसने नताशा का चेहरा नहीं देखा। पट्टी खोलने से पहले ही वह लड़की वहाँ से भाग गई थी। एक डॉक्टर को छोड़ देता है और फिर उस लड़की की तलाश में निकल पड़ता है। पता चलता है कि उसका कोई
बॉयफ्रेंड एके पब्लिक बूथ से कॉल करता है और अपने साथियों को बताता है हम बहुत जल्द नताशा तक पहुंचने वाले हैं। नताशा का नया चेहरा हमारे सामने आने वाला है। नताशा को कुछ और देशों के एजेंट भी ढूंढ रहे थे। जैसे ही एके की कॉल की जानकारी उन्हें मिलती है, वे एके पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। एके का साथी मन ही मन बड़बड़ाता है, इतना इंपॉर्टेंट कॉल कोई पीसीओ से करता है क्या? मैं क्या इनसे खाक सीखूंगा? इस मिशन के लिए तो मुझे इन्हें कुछ सिखाना पड़ेगा। एके उससे पूछता है कुछ कहना चाहते हो? उसका साथी झिझकते हुए कहता है हाँ सर, इतना इंपॉर्टेंट कॉल आप पब्लिक बूथ से कैसे कर सकते हो? अगर बैलेंस नहीं था तो मुझे बोलते, मैं 10 रुपए का रिचार्ज करा देता। एके पर कुछ लोग नजर रख रहे थे। वह एक शॉप में जाकर बैठता है। तभी एक आदमी आता है और फ्लावर में छोटा सा रिमोट रखकर चला जाता है। उधर उनके आदमी उसकी फोटो कॉपी निकाल लेते हैं। दूसरा चिल्लाता है ये वही है, 100% वही है। उनकी नजर सामने पड़ती है। एके वहीं बैठा हुआ था। एके उनसे शुगर मांगता है, फिर अचानक फायरिंग करता है। एके दोनों व्यक्तियों को बुरी तरह घायल कर चुका था। तभी उसका साथी बोलता है अरे तुमसे शुगर मांगा है, जायदाद नहीं मांगी है। एके उसके नजदीक आता है और सख्त लहजे में कहता है मैंने पब्लिक बूथ से बात की और तुम सूंघते हुए मेरे पीछे आ गए। बोलो मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? तब वे लोग एक लड़की की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं जॉन ने जैसे ही पत्थर को आगे धकेला तो अचानक उसे घबराहट महसूस हुई और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद ये दोनों नीचे काल कोठरी में जा पहुंचे, जहां पर इन्होंने अनगिनत नुकीले कांटे देखे तो वहां से भागने का रास्ता खोजा। लेकिन तभी चारों ओर कंपन होने लगा और पीछे की दीवार पास आने लगी। परंतु तभी जॉन को कमरे में सुराग दिखे और वो हैरी को दूसरी तरफ ले जाने के लिए झुका। जैसे ही गड्ढे में कूदे तो वो नीचे के बजाय अधर हवा में रुक गए, जिसकी जांच करने के बाद पता चला कि गड्ढे के बीच में एक शीशा है। क्योंकि ज्यादातर लोग मौत से डरते हैं, लेकिन ये दोनों शीशे के किनारे पर पैर रखकर दूसरी तरफ कूद जाते हैं। परंतु जब ये कमरे में दाखिल हुए तो सामने का दृश्य देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि सामने अनगिनत सोने और चांदी के खजाने रखे हुए हैं। लेकिन जॉन ने गलती से तंत्र पर कदम रखा तो अचानक छिपे हुए हथियार निकलने लगे। इनके हमले से बचने के लिए जॉन ने सजावट का एक टुकड़ा उठाया और दोनों मंच पर पवित्र वस्तुओं की ओर चले। जैसे ही हैरी पास जाकर उसे लेने वाली थी तो जॉन ने अचानक उसे रोक दिया और उसके बाद जॉन ने सोने की वस्तु उठाकर मंच पर मौजूद मूर्ति पर मारी। तो अचानक आसमान से एक पत्थर की मूर्ति गिरी, जिससे ये चौंक गए। लेकिन वो फिर भी आगे बढ़े और एक पवित्र भाला मिला। उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि हम अभी खतरे से बचे हैं, लेकिन बाहर लोगों ने उन पर बंदूक तान दी, जिससे उन्हें सरेंडर करना पड़ा। मकबरे के लुटेरे ने पत्थर की मूर्ति पर रखे सोने के कटोरे को लेने की काफी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। परंतु जैसे ही उसे घुमाया तो मूर्ति के मुंह से लावा बहने लगा, जिसे देखकर हनी डर गया और सभी को भाग जाने के लिए कहता है। परंतु जैसे ही वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं तो जैक सभी को धक्के से नीचे गिरा देता है और उनके खड़े होने से पहले ही दरवाजा बंद हो गया। जैसे जैसे लावा निकलता गया तो आसपास का क्षेत्र लावे से भर गया, इसलिए वे ऊंचाई पर चढ़ते हैं। तभी अचानक जॉन फिसलकर लावे में गिर गया और जल्द ही वो लावा में डूब गया। परंतु लावा लगातार बढ़ता जा रहा था। सौभाग्य से तभी हनी को याद आया कि सोने का कटोरा घुमाने से लावा बहने लगा था, इसलिए उसने सोने का कटोरा वापस उसी दिशा में घुमाया और अंदर से लावा बहना बंद हो गया। तभी उसे दरवाजे के बाहर एक कड़ा दिखाई दिया, जिसे वो खींचने का प्रयास करता है, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। परंतु हैरी की मदद से सफल हुए और दरवाजा खुलने के बाद एक अजीब जगह पर पहुंचे, जहां पर एक बक्से को खोलकर देखा जिसमें पाउडर भरा हुआ था। तभी भयंकर हवा चली तो हनी के मुंह और नाक में पाउडर भर गया, जिससे वो लगातार खांसने लगा। फिर उसने दीवार पर लगी रेत की जांच की तो उसमें जहरीला आर्सेनिक पाया गया, जिसके कारण ही यहाँ लोग उल्टे लटके हुए थे, क्योंकि इन्हें इसके बारे में ज्ञान नहीं था। जैसे ही एक लुटेरे ने जाल पर पैर रखा तो आवाज के साथ चारों ओर से तीर चलने लगे। रानी एक आदमी को हजारों तलवारों के बीच जादुई तलवार खोजने का आदेश देती है। अगर इसे वो नहीं ढूंढ पाया तो तुरंत मार दिया जाए, इसलिए ये मौत के डर से जादुई तलवार को खोजना शुरू कर देता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक तलवार को बाहर निकाला तो दुर्भाग्य से वो साधारण तलवार निकली। तभी उसने अपने पास जंग लगी लोहे की तलवार को देखा तो उसके मन में विचार आया और खुश होने का नाटक कर रानी को बताया कि मेरे हाथ में जो तलवार है ये जादुई तलवार है। रानी ने 1 सेकंड से भी कम समय के लिए प्रसन्न मुस्कान दिखाई, लेकिन अगले ही पल इस दृश्य से रानी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इसने रानी को बेवकूफ बनाने की हिम्मत की है। इसलिए रानी ने इसे सबक सिखाने के लिए अपने हाथ में रखा जादुई चाबुक निकाला और बाहर फेंक दिया, जिससे ये आदमी डर कर भागता है। लेकिन जादुई चाबुक की गति तेज होने के कारण उसे जल्द ही चारों तरफ से करंट ने घेर लिया, जिससे वो कुछ ही पल में खत्म होने वाला था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ और इसके द्वारा उठाए गए लकड़ी के डंडे से अचानक एक चमकदार नीली रोशनी उत्सर्जित हुई, जिससे पता चला कि यही पौराणिक जादुई तलवार है। इसलिए अब उसे रानी की धमकी का भी बिल्कुल डर नहीं है और ये बिना कुछ बोले हल्का सा हाथ घुमाता है तो तुरंत एक शक्तिशाली जादुई शक्ति प्रकट हो जाती है। जब तक रानी कुछ कर पाती उसका सिर काट दिया गया और ये विजय प्राप्त कर लेता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।